ओके। जी मैम, आप दिखाइएगा क्या इशू आ रहा है। मैं जरा सेशन लाइव कर रहा था। सर ये तीनों कमांड्स ऐड कर दी हैं, उसके बाद जब गिट पुश की कमांड में ऐड करती हूँ ना, तो वो ये कहते हैं कि अपना रिमोट नेम और यूआरएल ऐड करें। तो मैं इस तरह उसको ऐड कर रही थी नेम मैम को। इससे पहले आपने गिट गिट बैश डाउनलोड किया है? यस सर। ओके। एक मिनट, लेट मी और उसमें चेक। लॉगिन कर लिया है? यस सर, गिट बैश डाउनलोडेड है। उसमें लॉगिन कर लिया है? सर आपकी आवाज नहीं है, काइंडली दोबारा बोलिएगा। मैम मैंने कहा आपने गिट बैश के अंदर लॉगिन कर लिया है अपने वीएस कोड से? यस सर, लॉगिन है। ओके। अच्छा मैम, अपनी रिपॉजिटरीज दिखाइएगा जो आपने बनाई हुई है। एक मिनट सर। तो ये रही। ओके मैम, इसको कॉपी करके आपने वहां पे पेस्ट किया है? सर अलग से कमांड ऐड कर दी थी, इनिट की, ऐड की, मैम कॉमिट की और पुश की। इसको नहीं आपने किया। इसको कॉपी करके वहां पेस्ट करें और एंटर दबाएं। हाँ मैम, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है जो मैंने आपको कर दिया वो आपने, राइट? यस सर। ओके। एंड गिट पुश। ओके, अब उसको रिफ्रेश करें जरा के पेज को। ओके सर। सर एक और इशू भी था। जी। सर ये जो हम लोगों ने वेबसाइट बनाई थी, इसका थीम इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। सर स्टाइल सीएसएस उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। कि आप अपने फंक्शंस डॉट पीएचपी दिखा सकती हैं? यहाँ पे कहाँ पे आपने स्टाइल का फंक्शन ओके बनाया हुआ है? सर यहाँ पे ऐसा, ये ओके। और मैम इसको जरा स्क्रॉल कीजिएगा राइट साइड पे। कि फर्स्ट थीम मैम इसको देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टरी का यूआरएल आप इसको। ओके। ओके। आई थिंक जो हमारा फंक्शन था वो यही था कि गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी यूआरएल, इसके बाद आपको कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है, आप उसको डिलीट कर दें। फर्स्ट थीम स्टाइल डॉट सीएसएस वाले पाथ को डिलीट कर दें। यहाँ से जी, ये डॉट तक डिलीट कर दें। डॉट भी। जी। सेव करें। सर एक मिनट, मेरी फाइल नहीं खुली थी।
सर ये नहीं हुआ उसमें स्टाइल ऐड। सर इवन जो हमने साइड बार्स बनाए थे उसका भी स्टाइल ऐड नहीं हो रहा। मैम आप हम इस इश्यू पे आते हैं। हमें डॉक्टर जफर शाहिद ने कैलिफोर्निया से ज्वाइन किया हुआ है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट देम कि वो स्टूडेंट से टॉक करें, और अगर आप लोगों में से किसी को भी क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके सर। सॉरी आई वाज ऑन म्यूट। अच्छा, तो मेरे सबसे पहले तो अ, हमारी स्टूडेंट मैम इकरा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में कोडिंग बीज के कंपटीशन में एज इनवाइटेड स्पीकर टॉक दी है, मोटिवेशनल टॉक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोडिंग। तो वो भी खुद भी 7th सेमेस्टर की स्टूडेंट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, तो इट इज़ अ ग्रेट रिकमेंडेशन। और ये उन्हें मिली कैसे है? ये इसलिए उन्हें मिली है कि वो लिंक्डइन पे कोडिंग के बारे में लिखती थी। तो इसलिए आप लोग जितने भी अच्छे हो जाएं, अगर आप लिंक्डइन पे प्रेजेंट नहीं है, लिंक्डइन पे बात नहीं करते, लिखते नहीं है, कमेंट्स नहीं देते, तो दुनिया को आपके बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जितना अच्छे जरूरी है कि आप खुद टेक्निकली अच्छे हो, उतने अच्छे जरूरी है कि आप लिखा भी करें। और कंसिस्टेंट लिखना ज़्यादा जरूरी है। अच्छा लिखना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट लिखना जरूरी है। जब आप कंसिस्टेंटली लिखेंगे फिर आप अच्छा खुद ही क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है। दूसरी हमारे स्टूडेंट की कुर्बान फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस, माशाल्लाह उनकी टाइपिंग स्पीड 100 से ऊपर है। तो कंग्रेचुलेशंस टू हिम। तो चैंपियंस की इतनी स्पीड होती है। ये वो लोग होते हैं जिनके साथ कोई मेरे जैसा बंदा रेस नहीं लगा सकता, बिकॉज दे आर टू फास्ट। तो किसी को क्वेश्चन है तो कर ले, फिर मैंने एक और बात करनी है। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन, एक चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान के किसी सिटी की हैं और आप आ जाएं किसी किसी बड़े सिटी में, आ जाएं बड़ी पोस्ट पे आ जाएं, तो क्या आपको अपर मिडिल क्लास के लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं? जी, कोई इस बारे में अपना एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे तो।
लेट्स सपोज कि आप GIK में आते हैं, फास्ट में आते हैं, किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, सरकारी स्कूल के पढ़े हुए, तो क्या आप लोगों में मिंगल हो जाएंगे या नहीं होंगे? क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी और मेरा इस बारे में कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम किसी एक ऐसे माहौल से किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में या बड़े शहर में चले जाते हैं, तो डेफिनेटली हमें कोई इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें पहले अपनी जगह बनानी पड़ेगी, उनके अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने उस माहौल के अकॉर्डिंग खुद को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देन पीपल विल स्लोली स्टार्टेड एक्सेप्टिंग अस। हाँ, एक्सेप्टिंग है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अ, आप वर्क प्लेस पे तो उनके साथ एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन आप उनके साथ सोशलाइज नहीं कर सकेंगे। जिस तरह CSS करके जो लोग असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं ना, DMG ग्रुप में जाते हैं, पाकिस्तान के टॉप के ऑफिसर बनते हैं, वो दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं एक होता है AC असिस्टेंट कमिश्नर टोनी, और दूसरी ब्रांड होती है असिस्टेंट कमिश्नर अल्लाह। जो असिस्टेंट कमिश्नर अल्लाह होता है ना, वो सारी उम्र अपनी इंग्लिश का एक्सेंट ही ठीक करता रहता है बेचारा। लेकिन वो रिटायर होने तक भी जब वो मुंह खोलता है ना, पता चल जाता है कि ये अल्लाह है। और जो असिस्टेंट कमिश्नर टोनी होता है ना, वो वैसे ही अपनी इंग्लिश को एंजॉय करता रहता है, और साहब अल्लाह को दबा के रखता है। आपका एक्सेंट कभी चेंज नहीं हो सकता। सेम जो लोग आर्मी में कमीशन लेके जाते हैं, उनके साथ भी सेम होता है। तो जिस तरह जब हमने हाई कोर्ट गुरु स्टार्ट किया, तो मुझे 2 दिन गोल्ड मेडलिस्ट मिले जिन्हें जॉब नहीं थी मिल रही। तो जब उन्होंने, और गोल्ड मेडल का मतलब है कि बेशक वो किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से हैं, दे नो द थिंग्स, लेकिन उन्हें जॉब क्यों नहीं थी मिल रही? क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले थे ना, वो लाहौर में आकर इंटरव्यू दे रहे थे। लाहौर में पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी के लोग थे। इंटरव्यू में उनके पंजाबी एक्सेंट की वजह से इंटरव्यूज को लगता था यार ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए, और वो उन्हें रिजेक्ट करते थे। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं बायस। हर इंसान को अपने जैसा इंसान क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव लगता है, या वो उसे लाइक करता है, या उसके साथ काम करना पसंद करता है। तो जब भी आप किसी छोटे सिटी से लाहौर में आएंगे, इस्लामाबाद में आएंगे, ये मसला होगा। इसलिए अगर आप लाहौर के सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाएं, तो 90% लोग लाहौर के होते हैं। गुजरांवाला 45 मिनट की ड्राइव पे, इवन गुजरांवाला का आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे, फॉर द सेम रीजन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? जी सर। जी। तो यानी कि अगर आप किसी नॉर्मल फैमिली के यहाँ लाहौर में आए, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन होगी। ये नेचुरल है, दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है। और वहाँ वहाँ पे, या अगर मैं स्लैंग लैंग्वेज में बात करूँ, तो आपको थोड़ा सा लेट डाउन किया जाएगा। लेकिन अगर आप सिलिकॉन वैली में आ जाते हैं, तो फिर आपको ये मसला नहीं होता, क्योंकि सिलिकॉन वैली में सबका एक्सेंट आप जैसा होता है। सिलिकॉन वैली में टॉप स्कूलों के पढ़े हुए कम बच्चे होते हैं। तो सिलिकॉन वैली में जो है सबसे ज्यादा एक्सेंट है इंग्लिश का, वो इंडियन एक्सेंट है, क्योंकि यहाँ इंडियन ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप सिलिकॉन वैली आ जाते हैं, तो आपको एक्सेप्टेंस जल्दी मिल जाएगी, लाहौर में नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, और मैं, क्योंकि मैं दोनों जगहों पे रहा हूँ। ये बात क्लियर है सबको? सिलिकॉन वैली में दुनिया की कोई भी इंटरनेशनल प्लेस जहाँ पे काम करने की जो जगह होती है, वहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन कम होती है। और ऑब्वियसली यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपने कैसे
बायसनेस को खत्म करना, कैसे मेक श्योर करना कि आप न्यूट्रल हो सब लोगों के लिए। तो ये क्लियर है सब लोगों को बात? जी सर। यस सर। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक सवाल है यस सर। कि एक डजन में कितने सेब आते हैं? 12। 12। और 1 किलो में कितने सेब आते हैं? सर लेस देन 12। 7-8 सर। डिपेंड मुझे ऑन एप्पल। वेट पे डिपेंड करता है। मुझे एग्जैक्ट आंसर दें इसका, एक ऐसा आंसर दें जिसमें आपने कहा ना एक डजन में 12 सेब होते हैं, ये बहुत एग्जैक्ट नंबर है। दुनिया के किसी भी बंदे को बताएं, उसे पता चल जाएगा आप कितने सेबों की बात कर रहे हैं। तो मुझे साइंटिफिक लैंग्वेज में बताएं कि 1 किलो में कितने सेब आते हैं। क्या आप में से एक बंदा वो आंसर दे, बाकी सब लोग उससे एग्री करें। लेस देन 10। सर ऐसे हो ही नहीं सकता क्योंकि वेट से वेरी करेगा। क्या आप लोगों ने 15-15, 16-16 साल पढ़ा हुआ है, आपको ये नहीं पता कि इस चीज को साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन करना? यानी कि साइंस की जुबान में इसे हम कैसे बताएं? सर 10 होंगे। 10 होंगे? जी सर। ये आपकी इसी क्लास में बैठे हुए आधे लोग कहेंगे कि नहीं 10 नहीं होंगे, 9 होंगे। अगर तो मैं कहूँ डिपेंड, 8 होंगे वो भी ठीक होगा। बड़े होंगे तो थोड़े आएंगे, और अगर इसे साइज स्मॉल साइंटिफिकली होगा कैसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको एक डिजिट दे दिया ना कि डजन में 12 सेब होते हैं, 1 किलो में कितने सेब होते हैं? ऑब्वियसली वेरिएबल नंबर वेरी करता है, राइट? तो जो नंबर वेरी करता है उससे हम किस चीज से, हम एक और एग्जांपल लेते हैं प्लस माइनस करके। ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही, लेकिन प्लस माइनस भी क्या कहते हैं कि मसलन 1 किलो में कितने सेब होंगे, कैसे प्लस माइनस करेंगे, उस पर भी डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। 10 प्लस माइनस 2 हो जाएगा सर। 10 प्लस माइनस 2। कभी 8 हो तो जाएंगे, मैं कभी कहूँ 12। मैं कहूँ कि 5 भी हो सकते हैं। सर 1000 ग्राम होंगे फिर। नहीं नहीं, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि पाकिस्तान में मेल पॉपुलेशन की हाइट कितनी है? ये भी कांस्टेंट नहीं, इस पे भी आपका डिसएग्रीमेंट होगा। या मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान में जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका वेट कितना होता है? तो बेसिकली मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो कि कांस्टेंट नहीं होती, वेरी करती हैं। सर तो फिर एवरेज निकालते हैं जब कांस्टेंट नहीं होती। एवरेज निकालते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1 किलो में 10 सेब आते हैं, तो डज इट मीन के सेब 8 से 12 के दरमियान वेरी कर रहे हैं या 5 से 15 के दरमियान वेरी कर रहे हैं? ये इंफॉर्मेशन कैप्चर सर नहीं वो हुई। तो डेटा से पता चलता है ना, वो तो स्टैटिस्टिकल डेटा जो होगा उससे तो अंदाजा होगा। स्टैटिस्टिकल डाटा से कैसे बताएंगे आप ये बात? तो सर जो मैं ये क्लास बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह एवरेज है, एवरेज ने हमें एक एवरेज नंबर दे दिया, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि डिस्पर्शन या फैलाव कितना है। mesela हम कहेंगे 10 सेब आते हैं, तो क्या एवरेज 10 सेब है लेट्स सपोज, तो क्या 10 सेब फिक्स 10 हैं कि या वो 8 से 12 के दरमियान वेरी कर रहे हैं या 5 से 15 के दरमियान वेरी कर रहे हैं? ये कैसे बताएंगे? डिस्पर्शन कैसे, फैलाव कैसे बताएंगे कि चीज कितनी वेरी कर रही है? सर इक्विवेलेंट टू 10 बोल देंगे। नहीं जी, इक्विवेलेंट टू 10 नहीं बोलेंगे इसके लिए। तो बेसिकली जो चीजें वेरी करती हैं इनको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल से शो करते हैं।
रैंडम आम जो वेरिएबल है वो एक डिजिट होता है, रैंडम वेरिएबल में दो चीजें होती हैं, वो कौन कौन सी चीजें होती रैंडम एरर्स आ सकते हैं इसमें। हैं? रैंडम वेरिएबल में एक तो एवरेज होती है और दूसरा उसका फैलाव होता है, डिस्पर्शन होती है। तो जो एवरेज है उसे नंबर से हम शो करेंगे, तो ये जो फैलाव है इसे किस चीज से शो करते I think deviation, standard deviation. हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो जो पढ़ा लिखा बंदा है, जब भी वो कोई ऐसी चीज की बात करेगा जो कांस्टेंट नहीं होती, तो वो दो चीजें बताएगा। इसका मीन क्या है जिसे अपने एवरेज कहा, और दूसरा इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है। स्टैंडर्ड, क्योंकि वो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें 65% आ जाते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में 92% डाटा होता है, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में 99 हो जाता है। तो जब आप मुझे बताएंगे कि 1 किलो में 10 सेब आएंगे और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.3, तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि ये डिपेंड करता है किस कंट्री के सेब हैं, ये डिपेंड करता है कि भारी हैं या पतले हैं या मोटे हैं, सब कुछ इस चीज में बता दिया आपको। इस बारे में किसी और क्वेश्चन? तो जो टेक्निकल बंदा है वो जो चीज वेरी करती है वो ऐसे उसे बताएगा। ये चीज क्लियर होगी सबको? यस सर। जो रैंडम वेरिएबल नॉर्मली होती है उनकी, अच्छा ये जुबैर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की पिक्चर शेयर कर दें, यस सर, जस्ट मिनट। गूगल करें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इमेजेस में पिक्चर शो कर दें। जो स्टैंडर्ड वेरिएबल होता है, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ आप लोगों से कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये मंसूबा बनाया है कि हमने जच्चा बच्चा की हेल्थ इंप्रूव करनी है, न्यू बॉर्न बेबी की हेल्थ इंप्रूव करनी है, उसके लिए वो फूड देंगे, मिल्क देंगे या कुछ भी चीजें देंगे, प्रोटीन डाइट देंगे। ये मेजर कैसे करेंगे कि हेल्थ इंप्रूव बच्चे की हो रही है कि नहीं? बताएं, क्योंकि हर बच्चे का तो अपना वेट होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो नए बच्चे आ रहे हैं अब उनका वेट ज्यादा है क्योंकि उनको डाइट अच्छी नहीं? तो साथी बताएगा इस बारे में? सर एरिया अंडर द कर्व से। उससे कैसे पता चलेगा भाई? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी न्यू बॉर्न बेबी है उनका एक स्पेसिफिक वेट होता है, फिर हमने डाइट देना शुरू कर दी ज्यादा मदर्स को, तो अब वो जो बच्चे पहले वाले कमजोर थे, बाद वाले बच्चे सेहतमंद आ रहे, लेकिन हर बच्चे का तो वेट वेरी करता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि, कैसे हम प्रूफ करेंगे गवर्नमेंट को कि वाकई इससे फर्क पड़ रहा है, खुद मेजर कैसे करेंगे इस चीज को? आई थिंक जो मीन या कोरिलेशन एफिशिएंट जो होंगे और जो मीन होगा और उनकी जो स्टैंडर्ड डिविएशंस डिफरेंस बताएंगे उनको कि भाई अब जो है ज़्यादा ओके। स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, मीन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो गया है और कोरिलेशन भी जो है वो स्ट्रांग है। जी। अच्छा जो रैंडम वेरिएबल होता है ना, ये आंसर तकरीबन ठीक है। जो रैंडम वेरिएबल होता है वो अगर सिंगल वेरिएबल हो तो वो रैंडम होता है, लेकिन अगर उसका बहुत ज्यादा डाटा हो, अवेलेबल हो, तो वो ये वाली शेप बनती है जो इस वक्त सर जुबैर ने शेयर की हुई है स्क्रीन पे। बेल कर्व। और बेल कर्व, बिल्कुल। और ये बेल कर्व हमेशा कांस्टेंट होता है। पाकिस्तान में न्यू बॉर्न बेबी का वेट कितना होता है, उनका ये
अगर आप वो उन सारे वेट्स को ड्रॉ करें, एनएफ डाटा हो, तो वो ये बेल कर्व बनेगा। पाकिस्तान में किसी सिटी में एक्सीडेंट में डेथ कितनी होती है, वो भी बेल कर्व होगा, वो एक ही कर्व होगा, एक ही जैसा होगा, और ये कर्व ओवर द ईयर्स एक जैसा रहता है। तो रैंडम वेरिएबल अलोन रैंडम होता है, लेकिन जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें आप, तो वो एक ऐसी होती है। तो जब आपने किसी ऐसे डाटा पे काम करना है जो बेसिकली रैंडम डाटा, और आपने उसमें शो करना है कि उसमें इम्पैक्ट आया है, चेंज आई है या इम्प्रूवमेंट आई है, तो आप बिफोर एंड आफ्टर का ये बेल कर्व बनाएंगे। मसलन आप दो सिटीज ले लें, एक सिटी में कहें कि हम कुछ डाइट सप्लीमेंट्री डाइट नहीं दे रही और एक सिटी में डाइट दे रहे हैं, तो दोनों का बेल कर्व बनाएंगे, तो वो बेल कर्व का आपको डिफरेंस बताएगा कि कितना इम्प्रूव होगा। फॉर एग्जांपल, जो मीन वेट है, लेट्स सपोज अगर वेट एक इंडिकेशन है हेल्थ की, तो जो मीन वेट है वो चेंज हो चुका होगा, तो पूरे का पूरा बेल कर्व टुवर्ड्स एवरेज वेट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो जो रैंडम वेरिएबल है, अगर मैं समराइज कर दूं, वो इंडिविजुअली तो रैंडम होता है, हमें नहीं पता। मसलन क्या कहते हैं, एक अभी बच्चा बॉर्न हुआ है आज, मुझे नहीं पता उसका डेट कितना है, रैंडम हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास 100,000 बेबीज हों, तो फिर मुझे पता है कि उनका ये बेल कर्व बनेगा, फिर वो अननोन नहीं है। और ये बेल कर्व में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? दो, एक उसकी मीन और दूसरी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो कलर्स दिए हुए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहे हैं। तो इसमें किसी को क्वेश्चन? समझ आ गई आप लोगों को बात की? कोई जी ऐसा भाई। साथी जिसे समझ ना आई हो? अच्छा, मैं अब आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। दिस इज सन 1800, और जर्मनी में एक साइंटिस्ट जो है वो 10th प्लेनेट डिस्कवर करने के चक्कर में था। तो उससे उसका आइडिया था कि अगर 9 प्लैनेट्स हैं, अगर 10th प्लैनेट है, तो वो आसमान पे इस तरफ नजर आएगा। तो साहब कोई 3-4 महीने रोजाना रात को बैठे रहते थे कि इस तरफ से प्लैनेट नजर आएगा। तो उस वक्त एक 24 ईयर ओल्ड लड़का था जिसने उसकी हेल्प की थी कि प्लैनेट का अप्रोक्सीमेट पाथ क्या होगा। तो जो अप्रोक्सीमेट पाथ है, ऑब्वियसली उसमें एक ट्रेजेक्टरी है जो कि मेन ट्रेजेक्टरी है, और उसके बाद साइडों पे उसका फैलाव हो सकता है कि हम कि, कि मोस्ट प्रोबेबली ये इस तरफ से गुजरेगा, लेकिन ये साइडवेज भी हो सकता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो सकता है आगे पीछे को। तो उसके लिए वो जो 24 ईयर ओल्ड लड़का था जिसने उसकी हेल्प की थी, तो उसने कुछ मैथमेटिकल प्रूफ किए थे, और उनका जो एंड रिजल्ट था वो स्टैंडर्ड डेविएशन थी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वहां से आई थी बेसिकली, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो बाद में उस लड़के ने उस पर बुक लिखी, और उस लड़के का नाम गॉस था, तो उसने इसे, तो दुनिया ने इसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक जर्मनी का जो करेंसी है, यूरो से पहले जो करेंसी थी, उसमें जो 10 का उनका नोट था, उस पर गॉस की पिक्चर भी थी। तो बेसिकली स्टार्ट ही वहां से हुआ था, प्लेनेट ढूंढने के चक्कर में। तो बाद में ये दुनिया के हर रैंडम वेरिएबल में आना शुरू हो गया। सही, तभी तभी इसको गॉसियन कर्व भी कहते हैं। सही। एग्जैक्टली, गॉसियन इसीलिए कहते हैं इसको, बिल्कुल। एंड इट एग्जिस्ट इन नेचर। अगर कोई टीम कहीं काम कर रही है, 10 लोगों की टीम, तो जो टीम में सबकी परफॉर्मेंस है वो भी गॉसियन कर्व पे ऊपर आती है। आई थिंक, और वो प्राइम नंबर्स को भी अगर आप चार्ट करें, और तो वो भी फिर ऐसे ही कुछ बनता है, उनका भी गॉसियन कर्व बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो गॉसियन एलिमिनेशन यूज करते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है या वो डिफरेंट है गॉस? वो तो डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है।
वो तो न्यूमेरिकल मेथड्स में यूज होती है। तो बेसिकली जो दुनिया की टॉप की कंपनीज हैं उसमें परफॉर्मेंस जो है गॉसियन कर्व पे होती है, कि मोस्टली जो इंजीनियर्स हैं वो मीन में होंगे, और कुछ हाई परफॉर्मर्स होंगे, कुछ लो परफॉर्मर्स होंगे, और जो लो परफॉर्मर्स हैं वो उन्हें हर साल काट देते हैं, निकाल देते हैं, और उससे जो है जो रिमेनिंग है उसका कर्व इम्प्रूव होता जाता है। तो कंपनीज अमेरिका में कैसे सरवाइव करती हैं कंपेरेटिव एनवायरनमेंट में? क्योंकि आप इंजीनियर रख तो लेते हैं, लेकिन काम कैसे करवाएंगे? बेशक वो जितना मर्जी शाइनी हो, तो कैसे फोर्स करेंगे? तो कंपनी ऐसे फोर्स करती हैं कि वो हर परफॉर्मेंस रिव्यू साइकिल में बॉटम X% को ले ऑफ कर देती हैं, फायर कर देती हैं, तो जो बाकी कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो बेसिकली जिनको फायर करती है वो उतने फ्रेश लोग रख लेते हैं यूनिवर्सिटी से। दैट इज हाउ यंग पीपल गेट चांस, दैट इज हाउ ओल्ड पीपल गेट रिटायर्ड। ये बात भी सबको समझ आ गई? तो बेल कर्व एग्जिस्ट इन नेचर। तो अगर किसी, अच्छा मेरे से एक क्वेश्चन है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट्स सपोज एक टीम, एक मैनेजर है जिसके पास 10 लोग हैं, और मैनेजर को कहता है कि हाँ भाई कौन सा तुम्हारा इस दफा लो परफॉर्मर है जिससे फायर किया जाए, और मैनेजर कहता है कि जी मेरी सारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है तो किसी को फायर नहीं करने की जरूरत। तो व्हाट शुड बी डन? मैनेजर को ही फायर कर दें कि नहीं तुमसे सही मैनेज नहीं हो रहा। जी, कोई और साथी? सर उनके आउटपुट्स देखें कि हर इंजीनियर की वजह से कंपनी को कितना पैसा मिला, तो जो सबसे टॉप पे हैं, उनको रख लें, जिनकी वजह से कम पैसे मिले हैं उनको बेशक फायर कर नहीं यार, दें। कि तो इस केस में मैनेजर को फायर कर दिया जाता है कि मैनेजर इज नॉट एबल टू मैप द पीपल ऑन द बेल कर्व। तो बेल कर्व ऑब्वियसली जब ह्यूमन कुछ कर रहा होता है तो उसमें क्या कहते हैं, कुछ हद तक एरर आ सकती है, लेकिन मोस्टली ये ठीक होता है। इट इज ऑलवेज हेल्पफुल। मतलब कि मैनेजर ने अपना स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन रेज नहीं किया। हाँ, रेज नहीं किया, उसे आता नहीं है करना काम, ही इज हम्म। फेलिंग ऑन इट। तो बेसिकली तो अब ये देख लें कि अगर 10 बंदों की टीम है और उनको पता हो कि साल के एंड पे एक बंदे ने निकलना है, तो सारा साल वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सिर्फ इस ये मेक श्योर करने के लिए कि मैं वो 10वां बंदा ना हूँ, है ना? तो दैट्स हाउ पीपल कीप ऑन वर्किंग। सर तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस साल सभी ने अच्छा काम किया? बेशक अच्छा काम किया हो, फिर भी एक को निकालना होता है, फिर भी उनमें से कुछ बेल कर्व में ऊपर जाएंगे। यानी कि हो सकता है बेल कर्व बहुत ही स्क्यूज हो जाए, सुकड़ जाए, लेकिन होगा जरूर। तो जो टेक्निकली अच्छा मैनेजर होता है, ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह आपने लेट सपोज एक बग्गी लिया जिसमें 4 घोड़े हैं और वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो एज अ ऑनर आपको क्या करना चाहिए? कि आपको वेट करना चाहिए कि जब तक बग्गी काम करना बंद ना कर दे मैं इन चारों को चलने दूं, या आप नजर रखेंगे कि अच्छा इनमें से कौन सा घोड़ा स्लो हो रहा है, कौन सा जख्मी हो रहा है, कौन सा बूढ़ा हो रहा है, और आप अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाएंगे कि मैंने घोड़ों को कैसे रिप्लेस करना है इस तरीके से कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है व्हीकल की वो इम्पैक्ट ना हो रही हो। दैट इज हाउ थिंग्स मूव। अगर आप, जिस तरह मेरी एक स्टार्टअप थी जो कि फेल हो गई थी, बंद हो गई थी, और वो बंद इसलिए हुई थी कि हमने एक बंदे को ले ऑफ करना था और हमने ले ऑफ नहीं था किया, वी वर लेट बाय 6 मंथ, और उसकी वजह से पूरी टीम का प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गया था। डज इट मेक सेंस? चलिए जी, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द सेशन। सर या ये कोई वो फीडबैक है? साल के एंड में होते हैं सारे, अगर कोई बहुत ही बुरा परफॉर्मर है तो वो हर वक्त तलवार लटके रहती है, कभी भी फायर कर सकते हैं। यूएस में एट विल जॉब होती है, किसी भी एम्प्लॉय भी किसी भी टाइम छोड़ सकता है और एम्प्लॉयर भी किसी भी टाइम कह सकते हैं वेरी मच, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है अनलेस कि कोई डिसिप्लिनरी मसला हो। तो नॉर्मली कंपनीज के परफॉर्मेंस रिव्यूज या तो 6 मंथली होते हैं या एनुअली होते अच्छा अच्छा, ठीक ठीक।
ठीक है, नॉर्मली ये कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए, लड़ाई हो जाए तो अलग बात है, वरना ऐसे करते नहीं। तो पीपल आर क्वाइट कंसिडरेट, ख्याल रखते हैं। सर जो फिर ले ऑफ होते हैं उनके फिर अगले रिक्रूटर्स फिर वो मतलब उनको इंटरव्यू देने में पछताते होंगे कि अगर ये पहले से ले ऑफ हो चुके हैं तो फिर वो नहीं नहीं, आपको ऐसा धब्बा कोई लग जाता ऐसा है। कोई नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरी कंपनीज वेट कर रही होती है कि कोई एक्सपीरियंस बंदा हमारे पास आए। तो लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो फिर आपको अगली जॉब मिलना बंद हो जाती है। दैट इज हाउ पीपल आर फोर्स टू रिटायर, राइट। इफ यू आर 30 ईयर ओल्ड, आप ले ऑफ होते हैं, कोई मसला नहीं है, आपको अगले दिन जॉब मिल जाएगी या 2 महीने बाद जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 60-65 के हो गए हैं, तो फिर आपको आगे इंटरव्यू नहीं मिलता। ठीक। राइट, लेकिन क्या कहते हैं, देखें, खड़े पानी में स्मेल करना शुरू कर देता है। थिंग्स ऑलवेज नीड्स टू मूव ऑन। तो यूएस टेक्निकली जो लीड कर रहा है, उसमें से एक सबसे बड़ी रीजन ये भी है, दे हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म टू वेलकम न्यू ब्लड, दे हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म टू रिटायर द ओल्ड ब्लड, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। एंड आई थिंक उसके अलावा सबसे बड़ा तो उनका like they're able to get the cream of the world, like the best of the best of the world, they attract them. हाँ एग्जैक्टली, वो भी है बिल्कुल। लेकिन वही सही क्रीम है भी ना सर काम नहीं करती। लेकिन अगर क्रीम को पता चल जाए ना कि बगैर काम के ही पैसे मिलेंगे या हमें कोई निकालेगा नहीं, तो वो भी काम नहीं करेगी। जिस तरह सर पाकिस्तान में होता है वो सरकारी नौकरी एक दफा मिल जाए एग्जैक्टली, उसके बाद बिल्कुल, मुझे कभी नहीं निकालेगी। एग्जैक्टली, 60 साल की बिल्कुल, उम्र तक वो बैठा रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही। यू गॉट माई पॉइंट। जी, किसी और को कोई क्वेश्चन, फीडबैक? तो इट इज अमेजिंग टू सी यू गाइस ओवर हियर। तो हमारा माशाल्लाह ये बूट कैंप काफी अच्छा जा रहा है, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के वी विल मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द लाइफ ऑफ आवर यंगस्टर्स विद द हेल्प ऑफ दिस बूट कैंप के। जो लोग कंपनी को ज्वाइन करेंगे, इसको जो कि हमारे साथ कोलैबोरेशन की है, तो दैट इज देयर चॉइस, अदरवाइज वो खुद भी अपने तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो एनीवे, जहाँ भी काम करें कंट्री को फायदा होगा उससे। whether you work individually, whether you join any organization, whether you go abroad for higher studies, country will be benefited. तो चलो जी, थैंक यू। तो आइंदा अगर आपसे कोई पूछे तो आई होप कि आपको रिमेम्बर रहेगा कि जब चीज़ें रैंडम होती हैं तो उसके लिए हम रैंडम वेरिएबल यूज़ करते हैं। और रैंडम वेरिएबल की 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक उसका मीन होता है, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो रैंडम वेरिएबल इंडिविजुअली रैंडम होता है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सेम होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये चीज़ समझ आ गई आप सब लोगों को? यस सर। कोई साथी जी से बात समझ में आई है? देखिए, मेरी तरफ से 3 बज रहे हैं सुबह, तो मैं ये समझाने के तो लिए वही बैठा सोच हूँ रहा हूँ आपको। आपने ऑफिस नहीं जाना बस। हाँ बिल्कुल। तो चलें, ठीक है, कैरी ऑन। तो आपके एनवीडिया में शेयर्स हैं अभी तक कि नहीं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए ना कहाँ उसका ट्रिलियन से पहुंच गया उसका शेयर, आपने वो छोड़ बिल्कुल जी, दिया। अभी और ऊपर जाएगा, चले, नाइस अभी और नाइस। ऊपर आई एम जाएगा। श्योर होंगे फिर आपके तो शेयर्स, आपकी जो खुशी है, बता रही क्या कहते हैं, नहीं मैं वैसे भी खुश रहता हूँ यार। है। ठीक तो है जो तो। है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अभी एनवीडिया और एएमडी, सो दे हैव अ रूम टू ग्रो, क्योंकि अभी एआई की वजह से अभी काफी सारा और कंपटीशन आएगा और फायदा इनको हो रहा नहीं बोलिए, मैं कहा ये चैट जीपीटी वालों ने भी अपनी वो स्टोर खोल रहे हैं, ओपन एआई वाले भी। है। बिल्कुल बिल्कुल, एवरीबॉडी इज ओपनिंग दैट। तो आई थिंक नेक्स्ट फ्यू इयर्स इसका बूम रहेगा। नहीं, और आई थिंक उसमें अभी वो चांस है उसमें, अगर आपने कोई ऐप बना के उनकी स्टोर में डाल दें तो लाइक एप्पल्स ऐप स्टोर, ये वाली ऐप स्टोर में भी अच्छे पैसे बन सकते होंगे।
हाँ लेकिन वही है कि आई थिंक दे विल स्टार्ट विद एटलीस्ट 2000 एप्स। हम्म। तो और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, तो बेसिकली 1 इन अ मिलियन अमीर हो जाएगा, बाकी सब गरीब रह जाएंगे। उससे बेहतर है बंदा लीड कोड कर ले और $1 million की सैलरी पे चला जाए, सही उसमें बात। चांस ऑफ सक्सेस ज्यादा है, राइट? तो वो सही जो बात। है इन चीजों में रिस्क ज्यादा होता नहीं, मैं तो आप जैसे बंदा कर सकता है ज्यादा, उसमें ज्यादा अच्छा चांस आप जैसे अब कर सकता है। हम लोग तो जाहिर है पीछे हैं। है। नहीं, यहाँ पे भी जितने लोग हैं देखे ना, अगर लेट्स सपोज चांस ऑफ सक्सेस ही 0.1% है, तो फिर उसमें लक बहुत ज्यादा आ जाती है, राइट? सही। और उसके लिए क्या कहते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर relying on that। तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट? लेकिन इसमें भी ऐप बनाने के लिए आपका लीड कोड अच्छा होना चाहिए, अगर आपने अच्छी ऐप वो बनानी तो डेफिनेटली। है ना। तो दैट्स द प्रीरेक्विजिट। तो, तो हाँ, अगर आप अकेले हैं तो वी डोंट नो कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर मिराकल चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी कंट्री से 1 लाख लोग आ जाएं तो देन इट इज गारंटीड कि दे विल मैप ऑन द बेल कर्व, और एज अ कंट्री सक्सेस मिल जाएगी। तो इंटरनेशनली इन चीज़ों में हमारे लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें एडवांटेज नहीं हो रहा। तो वी आर आइंग ऑन यू पीपल कि आप लोग आए और क्या कहते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करें कंट्री को। सही है जी, चलें, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड हैट्स ऑफ टू सर जुबैर, माशाल्लाह इतना जबरदस्त सेशन रन कर रहे हैं। एंड अदर मॉडरेटर्स, मैम आशा टू, मैम आशा महमूद एंड महबूब एंड अब आशा आरिफ, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, चलें हम सेशन की तरफ आ जाते हैं फिर। जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये चैट में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटरव्यू कब कंडक्ट होंगे, तो ये आप सर जुबैर जफर आपको बताएंगे, लेकिन ये आई थिंक जो ही आपका कोर्स कंक्लूड होगा तो उसके साथ ही इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे। जो लोग वर्ड प्रेस की जॉब करने के लिए कह रहे हैं, तो ये आई थिंक क्वेश्चन उस कॉन्टेक्स्ट में है, इस सेशन के लिए। ओके, चलें हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस बॉस। ओके। अच्छा, कल हम ना एक प्लगइन डेवलप कर रहे थे जो कि सबसे लाइक बेसिक सी प्लगइन है। और इसके अंदर हमने एक छोटा सा फीचर डालने की कोशिश की थी कि जब हम इसको एक्टिवेट करें तो ये हमें एक मैसेज शो करवा दे जो हमारा यूजर लॉग्ड इन। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एडमिन से लॉग इन किया हुआ है, और साथ में वो थैंक यू फॉर एक्टिवेटिंग योर प्लगइन, ये एक सिंपल सा मैसेज शो करवा दे। अभी ये कोई काम नहीं करती, ठीक है। तो इसमें ना कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो सर शम्स ने हेल्प की थी कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। सर शम्स, आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं?
ओके। वो साथ साथ जॉब भी करते हैं, तो लाइक कभी कभार अवेलेबल होते हैं, तो आई एम थैंकफुल टू देम। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हुक होती है जिसका नाम होता है रजिस्टर एक्टिवेशन हुक। ठीक है, कि जब भी आप प्लगइन को रजिस्टर करेंगे, सॉरी एक्टिवेट करेंगे, तो एक हुक कॉल होगी, और उस हुक के अंदर आप एक फंक्शन दे सकते हैं, जो कि मैंने इसके अंदर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और लेकिन ये वाला जो मेरा कोड था, ये वाला काम नहीं कर रहा था ड्यू टू सम रीजंस। तो सर शम्स ने ना ये और इसका जो है वो क्रिएट करके बताया था कि हम इस वाले को यूज कर लेते हैं। इसके अंदर ये है कि इफ एक्टिवेशन नोटिस, अगर मतलब कि ये हमारे पास आ रहा है, तो वो एक और उसके अंदर लाइक ऐड कर देगा एक्टिवेशन नोटिस, जो कि हमने बनाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो वो हमें हेलो एक्सेट्रा, और थैंक यू फॉर एक्टिवेटिंग योर प्लगइन, और इसके अंदर जो है वो हमें यूजर नेम का नेम शो करवा देगा। तो इसमें किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन? आप में से कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे, जो यू वेलकम। अच्छा, इसकी सबको समझ आ गई है, या किसी को इसके अंदर कोई डाउट है? सर चलें, ये ठीक है। जो जी जी। सेट ट्रांजिएंट में 5 लिखा है, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? मैम, ये इसकी प्रायोरिटी है कि इसको आपने क्या प्रायोरिटी देनी है। सर इसका क्या मतलब है? मैम, प्रायोरिटी का ये मतलब होता है कि हमने ना हर एक फंक्शन की प्रायोरिटी सेट करनी होती है। ये कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर होता है। जस्ट सेकंड में आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला फंक्शन जो है वो कब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो उसकी हमने प्रायोरिटी सेट की हुई है कि आप इसको इस टाइम पे सेट करेंगे। जस्ट ओके, सॉरी। अच्छा, वैसे तो इसके अंदर प्रायोरिटी भी होती है, लेकिन ये इसका ना एक्सपायरेशन टाइम है कि ये कितनी देर के बाद एक्सपायर होगा, तो वो उन्होंने लाइक सेट किया हुआ है कि हम इसको लाइक ये 5 सेकंड्स के बाद एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। ओके। अच्छा, अब हम एक और चीज़ की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जिस तरह ये हमारे पास आ रहा है डैशबोर्ड, फिर पोस्ट आ रहा है, जी मैम सारा। अच्छा, तो ये इस तरह से ना मेन्यूज आ रहे हैं हमारे डैशबोर्ड के अंदर। तो हम चाहते हैं कि जब हम अपनी एक प्लगइन एक्टिवेट करें, तो इसका भी मेन्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से करेंगे, हम उसको देख लेते हैं। जस्ट अच्छा, इसके अंदर एक सब मेन्यू होता है और एक होता है टॉप मेन्यू। तो मैं ना आप लोगों को टॉप मेन्यू पहले सिखाऊंगा बनाना, कि टॉप मेन्यू कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाले की तरफ चलेंगे। नॉर्मली ये होता है कि हम लाइक यहाँ पे आए, तो मैंने डीएक्टिवेशन हुक जो है ना उसको कमेंट आउट किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे राइट कर लिया कि अच्छा, उन्होंने ये ना सारा एक एक एज एन एग्जांपल दिया हुआ है, तो मैं इसको, ताकि आप लोगों को लाइक क्लियर हो। सबसे पहले हमारे पेज का टाइटल क्या होगा, वो हम कुछ भी दे सकते हैं, तो वो मैं ऐड कर देता हूँ एक स्ट्रिंग में। लाइक मैं इस प्लगइन का नाम है फर्स्ट प्लगइन, तो फर्स्ट प्लगइन पेज। अच्छा, ये स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर आप लाइक वो भी कर सकते हैं कि स्पेसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इसके बाद अब मेन्यू का टाइटल क्या होगा? कैपेबिलिटी।
जस्ट 1 सेकेंड, मैंने इसकी एक एग्जांपल देख लूँ। अच्छा, इसके आगे वाला ऐड कर लेते हैं, मुझे ना इसका लाइक आइडिया नहीं है। अच्छा, स्लग का पता है आप लोगों को? फॉर एग्जांपल, स्लैश, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये उसका हमारा स्लग आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी स्लग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइक स्लग ऐड करता हूँ, कि इसको मैं रख देता हूँ फर्स्ट प्लग प्लग इन। अच्छा, कॉल बैक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल बैक, अब हम इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम इसके अंदर कॉल कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने स्टार्ट में फंक्शन का वो नहीं डाला, वो डाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर फिलहाल मैं करवा देता हूँ एको फर्स्ट प्लगइन। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो मैं इसका नाम जो है वो यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ। ठीक है, और अब ये आ गया आइकॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आप ये देखें। ओके, वो मैं भी ऐड करूँ तो इस तरह से ना वो ओपन नहीं हो रहा, लेकिन हम करते हैं। इनमें से ना मैं कोई भी आइकॉन इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इसके अंदर से पिक कर लेता हूँ, लाइक ये वाला। और इसका मैं नेम इधर से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये वर्डप्रेस का आइकॉन है तो ये वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो मैं इसको आइकॉन की जगह पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी अब पोजीशन देनी है कि ये कितने नंबर पे होगा, तो हम इसको कर देते हैं 5th नंबर पे फॉर नाउ। ठीक है, अब ये कैपेबिलिटी जो है, ये मैं एक दफा लाइक देख के ऐड कर देता हूँ। इट वाज हियर, मैनेज ऑप्शंस। तो ये मैंने इसके अंदर सारा कुछ इसका ऐड कर दिया। तो अब इसको कॉल करने का तरीका यह है कि हमने ना ऐड मेन्यू पेज जो है उसको एक फंक्शन के अंदर लिखना होता है, ठीक है। और उसके बाद उस फंक्शन को ऐड एक्शन के अंदर हमने कॉल करना होता है। तो इसके बगैर ये चीज़ काम नहीं करती है। तो फॉर एग्जांपल, मैं इधर उधर जाके एक फंक्शन बना लेता हूँ सेम नेम का, WP, और जो उन्होंने रखा है प्लगइन का नाम, लेकिन वी कैन कॉल इट वट एवर वी वांट। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैंने वो सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ तो एरर दे रहा है। और इसके अंदर जो मैंने फंक्शन कॉल किया उसके अंदर मैंने सिर्फ फर्स्ट प्लगइन जो है वो उसको रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो ये उन्होंने उसके बाद आई डीएक्टिवेटेड इट एंड देन अगेन आई एक्टिवेटेड इट। तो ये मेरा वो वहाँ पे आ रहा है जो मैंने वहाँ पे उसका नेम रखा है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्लगइन मेन्यू रखा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो मैंने इसको सेव किया एंड आई केम बैक ओवर हियर। मेरा मेन्यू मुझे शो हो रहा है, और यहाँ पे मैंने जो प्रिंट करवाया था वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को कि मैंने क्या परफॉर्म किया?
आप में से कोई इस चीज को रिपीट करना चाहे? मैम इकरा, आप बताना चाहेंगी? सर हमने फर्स्ट प्लगइन पेज में अपना मेन्यू ऐड किया है। मेन्यू में अच्छा, एक फंक्शन बनाया है पहले उसमें, फिर उसके अंदर हमने एक मेन्यू ऐड किया है पेज का। उसका नाम हमने रखा है फर्स्ट प्लगइन मेन्यू। और अम, फिर आगे वो जो स्लग वगैरह ऐड किए हैं हमने। और हाँ जी, थैंक यू। ये और कोई बताना चाहे सेम चीज? अच्छा, ये जो हमने ऊपर वाला ये जो कोड लिखा है हुक वाला, ये जी। सिर्फ ये है कि हमारा वो जो प्लगइन है वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होगा। नहीं, ये इसलिए है कि जब हमारा हुक एक्टिवेट होगा तो वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, ये इसलिए है। ओके, तो इसके अंदर फंक्शनैलिटी आपने कहाँ डिफाइन की है? डू ये इसका एक्शन और फंक्शन मैंने, ठीक है। जी, ये उसके अंदर मैंने पूरा फंक्शन राइट करके उसको कॉल किया हुआ है, ठीक है। ठीक है। जी। और सर किसी को ये भी क्वेश्चन जो यहाँ तक? जी मैम। ये जो आप लिखते हैं और आगे बाय डिफॉल्ट खुद ही आ जाता है, आपने उस दिन बताया था इसके लिए कोई एक्सटेंशन है, तो वो आप बता दें कौन सी एक्सटेंशन है। मैम क्या लिख रहा हूँ जिसके लिए? ओके, यहाँ से आप कोई भी उसके वर्डप्रेस की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें तो वो उसमें से आपको मिल जाएगा। लाइक मैंने कुछ पीएचपी की हैं, एक ये वर्डप्रेस स्निपेट्स वाली की कर ली थी। अब वर्डप्रेस सर्च करेंगे आपको बेशुमार एक्सटेंशंस मिल जाएंगे, आप उनमें से कोई भी कर लें तो वो इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? सर कुर्बान, आप इसको रिपीट करना चाहेंगे एक दफा? कि आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है। मैम राफिया, आप बताना चाहेंगे? सर यही जो आपने मेन्यूज क्रिएट किए हैं वो एक्सप्लेन करना है। जी जी। सर हमने देखा था कि हमने जिस तरह पहले एक सिंपल मेन्यूज क्रिएट किए थे, तो हम चाह रहे थे जो हमने प्लगइन ऐड किए हम उसमें भी मेन्यूज क्रिएट करें। तो हमने फर्दर यहाँ फंक्शन ऐड कर दिया है फर्स्ट प्लगइन फंक्शन का। उसके बाद उसमें एडमिन मेन्यू ऐड कर दिए, डिफरेंट डिफरेंट जो जो हमें चीज़ें चाहिए थी, उसका पेज, उसका मेन्यू, आगे मर्ज ऑप्शंस, वो सारे ऐड कर दिए हैं ताकि, और उसके बाद हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया। थैंक यू। अच्छा, हमारे ना 2 मिनट रह गए हैं, तो कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो कल लाइक सर कुर्बान जो है वो हैंडल करेंगे, वो कोई भी टॉपिक आपको रिपीट करवा देंगे, तो हम इसको ना परसों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब ये 1 मिनट रह गया तो फिर नेक्स्ट सेशन का टाइम है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज स्लाइड पे पूछ लीजिएगा और इसको ट्राई करके देखेंगे कि ये कैसे हो रहा था। और इसके बाद हम लाइक जो मैंने फंक्शन बनाया है उसके अंदर आप पूरा HTML का कोड लिख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें उसके अंदर, ठीक है। ओके।